नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल काव्य संसार में। जैसा कि आपको पता है, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी। हम यहाँ पर उत्तराखंड LT और लेक्चरर में हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में हम पहले हिंदी साहित्य की 3 या 4 वीडियो कर चुके हैं और उसकी प्रश्नोत्तरी भी कर चुके हैं। प्रश्नोत्तरी हालांकि बहुत बड़ी नहीं हुई है, फिर भी एक रिवीजन के तौर पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है उसमें, और आगे मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद मैंने कहा था कि हम एक व्याकरण का चैप्टर लेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, या मैं किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले व्याकरण में हम वर्ण विचार करेंगे, क्योंकि वर्ण से ही हम स्टार्ट करेंगे। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पर जो मैंने ये एक एक लाइन लिखा है, हर एक लाइन में क्वेश्चन है। एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, कोई शब्द भी अधूरा, कोई वाक्य भी आधा नहीं छोड़ना है। हर एक वाक्य में क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, अगर आप वैसे ही सुन के याद करना चाहते हैं तो याद कर दीजिएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जब आपका एग्जाम आएगा, तब आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर याद आएगी कि यहाँ पे बहुत अच्छा करवाया था और आपने याद किया था, और आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, और इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ये भी ध्यान होना चाहिए। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इनकी परिभाषा है, पूछी जा सकती है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, जैसे अ, ई, क आदि। वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। देखिए, आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन में एक क्वेश्चन है। तो इसके बाद हमने देखा वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि है, और इसका लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे हमने देख लिया अ, ई, क, और परिभाषा भी देख ली कि किसके अनुसार कौन सी परिभाषा वर्ण की है। अब वर्ण जो हम लिखते हैं उसमें मात्रा भी लगाते हैं। तो मात्रा क्या है? तो प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब वर्ण हमने देख दिया, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला। जैसे एक फूल होता है, उसकी माला बना करके उसको गूंथ करके पूरी माला बन जाती है, वैसे ये वर्णों की माला है। इनको व्यवस्थित रूप से रखा गया है, इसलिए इसको वर्णमाला कहा गया है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और कि अपनी कोई मात्रा नहीं होती, अतः मात्राएं कुल 10 है तथा स्वर कितने हैं? 11 हैं। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इतने अच्छे से आती नहीं है और ये शब्द मुझे मिल नहीं रहे हैं इनके प्रॉपर किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो जैसा मुझसे हो सका। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब यहाँ देखिए, स्वर कितने होते हैं? 11, जिसमें अनुस्वार 1, विसर्ग 1। ठीक है, तो स्वर 11 हो गए, अनुस्वार और विसर्ग 12, 13 हो गए ये। अनुस्वार अंग और विसर्ग अह हो गया। स्पर्श व्यंजन हम देखेंगे, प्रत्येक वर्ण में एक एक क्षमा चाहती हूँ। स्पर्श व्यंजन ये जो वर्ग है ना, क से लेके और मोह तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें जो ये 5-5 वर्ण है, ये सब कहाँ तक आते हैं? यानी क से लेके मोह तक जितने भी व्यंजन है ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क से लेकर मोह तक ये जितने भी वर्ण है ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है।
आप देख लीजिए, जैसे क ख ग घ ग, छ छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब म। यहाँ पे य आप दूसरा वाला जो हम लिखते हैं वर्णमाला में, उसको अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वही वाला लिखिएगा। ये मुझसे यही लिखा गया यहाँ पे। तो ये 5 5 5 25 वर्ण क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, 4 क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन। उष्म व्यंजन श श श ह, 4 उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन हो गए क्ष त्र ज्ञ श्र, 4 संयुक्त हो गए। और द्विगुण व्यंजन हो गए ढ़ और ढ़। ठीक है, द्विगुण व्यंजन हो गए ढ़ और ढ़। ये हिंदी के अपने व्यंजन है। ठीक है, ये संस्कृत से नहीं आए हैं। हाँ, यहाँ पे ये देखिए, जितने भी हमारे पास ये वर्णमाला में, ये सब संस्कृत के हैं, लेकिन जो ये ढ़ और ढ़ ये हिंदी के अपने व्यंजन है। फिर कुल वर्ण कितने हो गए? 52 हो गए। तो हम पीछे देखेंगे इसको, हमने अभी पढ़ा था। जैसे ये देखिए, 11 स्वर, 1 अनुस्वार और एक विसर्ग हो गया, और 5 वर्गों में 5 5 स्पर्श व्यंजन हो गए। 25 ये स्पर्श व्यंजन हो गए। अंतस्थ 4, उसमें व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन या हिंदी के जो अपने व्यंजन है वो 2। तो इन सबको मिला करके 52 हो गए। तो स्वर पूछे जाएंगे तो कितने हैं? 52 है। और इसमें भी अभी कई मतभेद हैं, उसको मैं अलग अलग लिखवा दूंगी कि इसके अनुसार कितने हैं। लेकिन अगर पूछा जाए, सिर्फ यही क्वेश्चन आए कि हिंदी में वर्ण कितने हैं, तब 52 है। अगर ये पूछेंगे कि द्विगुण के अलावा, द्विगुण नहीं हो या संयुक्त व्यंजनों के अलावा या मूल कितने हैं, उसको बाद में लिखा देंगे। अभी आप देखिए, सिर्फ 52 क्या है? वर्ण है, वर्णमाला। अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना रुकावट के बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ री, ए आई ओ औ अंग अ। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है वो स्वर कहलाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 क्या है? स्वर है। और ये अंगहा भी स्वर में ही गिने जाते हैं, अदरवाइज तो ये अयोगवाह है। किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है और 2 ये अयोगवाह हैं। इसके बाद स्वरों के भेद। स्वरों के उच्चारण समय, उच्चारण स्थान, ओठों की आकृति, जिह्वा स्थिति तथा मुखाकृति आदि के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वरों के जो भेद करेंगे वो उच्चारण समय के आधार पर करेंगे। यानी जो ये स्वर हैं, पहले हमने वर्णमाला पढ़ा, उसमें हम स्वर देख रहे हैं और स्वरों के भी भेद हैं। 8 स्वर अलग अलग है। कुछ स्वर किसी भेद के अंतर्गत आते हैं, कुछ स्वर किसी भेद के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या है, जो उच्चारण के आधार पर हम अगर इनका विभाजन करें तो 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर देखेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है या जिन स्वरों को सबसे कम समय में बोला जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ री, इनको मूल स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। इन्हें एक मात्रिक या लघु स्वर भी कहते हैं। साथियों, अ ई उ री ये किसी भी अन्य स्वर की सहायता से मिलकर नहीं बने हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर हम देखेंगे। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए आई ओ औ। तो ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। इनको बोलने में अधिक समय लग रहा है। इसके बाद है प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके लिए हिंदी का 3 अंक लगता है। जैसे ओम, इनको साथ में लिखेंगे। ये थोड़ा यहाँ पे गैप हो गया। वैसे ओम जब हम लिखते हैं तो ये जो जहाँ पे ये चिन्ह लग जाता है यानी वहाँ पे प्लुत स्वर का प्रयोग हो रखा है। इसका शाब्दिक अर्थ उछलता हुआ भी होता है। तो प्लुत यानी 3 गुना समय, उछलता हुआ जिसमें 3 गुना समय लगता है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उछलता हुआ। तो जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो सबसे कम समय जो लगता है वो ह्रस्व स्वर में, 2 गुना समय जो लगता है वो दीर्घ स्वर में और 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर में।
अब वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये वाला, इसमें सिर्फ स्वर के लिए ही नहीं, इसमें मैंने व्यंजनों के भी, जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो उनका भी देखेंगे कि इनका जो उच्चारण का स्थान है वो कौन सा है। तो यहाँ पर इस ट्रिक की सहायता से, आप ट्रिक नहीं है, ये संस्कृत के कुछ श्लोक जैसे हैं, तो इनको आप अगर ऐसे याद कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए, आप कभी भी इनको नहीं भूलोगे। एक बार आप इनको याद करके देखिएगा, थोड़ा सा याद करने में परेशानी होगी, लेकिन एक बार जरूर याद करके देखिएगा। इनको मैं समझा देती हूँ। इनको देखिए, सबसे पहले अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, ऐसे ही याद करना है जैसे मैं बोल रही हूँ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अ का मतलब अ और आ के साथ और आ दोनों आ जाते हैं। क यानी क वर्ग, और ह यानी ह वर्ण, और विसर्ग। तो जो विसर्ग है ये, तो अ आ क वर्ग और ह और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अ आ क वर्ग, ह और विसर्ग कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। अब इनमें से ह आ जाए परीक्षा में, या क वर्ग में से कोई भी आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने ये याद किया होगा अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से इसका उच्चारण स्थान है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। ई के साथ क्या हो जाएगा? ई। च से हो जाएगा च वर्ग, य से हो जाएगा य, श से हो गया स। तो ये कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से। तो इचु यशानाम तालु। ई च वर्ग में च छ ज झ, च छ ज झ, ये चारों आ जाएंगे, और य और श ये तालु से बोले जाएंगे। तो इचु यशानाम तालु। ये पीछे से यशा नाम जो ये थोड़ा वाक्य को पूरा करने के लिए लगा दिए गए हैं। आप यहाँ तक इनको याद करना। मैं भरोसा दिलाती हूँ आपको, आप एक बार इनको याद करके देखना, बहुत अच्छे से आपको ये वाले क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आपको दोबारा कभी इनको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपको ये एक बार अच्छे से याद हो जाएंगे तो। उसके बाद नंबर 3 है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री यानी जो स्वर में हमने पढ़ा अभी, टवर्ग, र और श, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ये मूर्धन्य वर्ण है। री से ऋषि वाला, ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ, र और श षटकोण वाला श या मूर्धन्य श, ये कहाँ से बोले जाएंगे? मूर्धा से। तो जो ये वर्ण हमने पढ़े, ये मूर्धन्य वर्ण है। री, टवर्ग, र और श। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। अगला है ऋतु लसानाम दंता। ये यहाँ पे मैं नंबर डालना भूल गई हूँ। ऋतु लसानाम दंता, और यहाँ पे ये जो ल है, ये री, तो ये जो री है, ये जैसे पृथ्वी में हम ल के नीचे लगाते हैं ना, ऐसे करके ऐसे लगेगा। ये लिखा नहीं गया तो मैंने साथ में लिख दिया है। इसकी मात्रा लगेगी लृ, जिसको हम संस्कृत में पढ़ते हैं लृ, वो ऋतु लसानाम दंता। तो लृ और तवर्ग और ल और स, से वाला स, ये दंत्य वर्ण है। तो लृ, तवर्ग, ल और स, ये दंत से बोले जाएंगे। तो ऋतु लसानाम दंता। लृ, तवर्ग, त थ द ध और ल और स, ये दंत्य वर्ण है। ऋतु लसानाम दंता। उपपद्मनीयानाम ओष्ठो। उ पवर्ग, उ पवर्ग, ये ओष्ठ से बोले जाएंगे। उपपद्मनीयानाम ओष्ठो। ए द्वैतो कंठ तालु और ए आई कंठ तालु से। तो कंठ तालु ए और आई कंठ और तालु से बोले जाएंगे। ओ द्वैतो कंठोष्टम, और ओ और आओ कंठोष्ठ से, यानी कंठोष्ठ ध्वनि है और ये कंठ तालु ध्वनि है।
उसके बाद वकार एवं दंतोष्ठम, और जो वकार है वो दंतोष्ठ से बोला जाएगा। यम गणनम नाम नासिका, और यो जो चौथा जो यो वाला यो है वो वाला ये यो नहीं, वो तो इच यशा नाम तालु से बोला जाएगा। ये चौथा जो यो में जो यो आता है वो वाला य म गण नाम नासिका, यानी जो 5 वर्ग हमने पढ़े, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, उसके अंतिम 5 वर्ण है ना जो, वो नासिका से बोले जाएंगे। यम गणनम नाम नासिका। तो ये हमने इसकी ट्रिक पढ़ी, इसको आप अच्छे से याद करना। आपको ज़्यादातर उच्चारण स्थान से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको याद हो गया तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया। यहाँ से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जैसे ही मेरे साथ बोलिएगा। अको विसर्जनीय नाम कंठा, इजुयशानाम तालु, ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता, उपपद्मनीयानाम ओष्ठो, ए द्वैतो कंठ तालु, ओ द्वैतो कंठ ओष्ठम, वकार एव दंतोष्ठः, यम गणनम नाम नासिका। मैं उम्मीद करती हूँ साथियों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और देखते रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।